बच्चों देखो अब नए टॉपिक पर आ गए हैं हम। हमने पहले जो है ड्यूल प्रॉब्लम बनाना सीखा था, अब ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमने रूल लिख दिए कुछ। ये क्या है पहले सुन लीजिए। पहला, अगर मान लीजिए तुमने प्राइमल को सोल्व करा, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ड्यूल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। क्या बताया जा रहा है कि भाई मान लीजिए दोनों प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन तैयार मिलता है, और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी प्राइमल की, जेड पे लिखा, वो मान लो मैक्सिमम में है और ड्यूल बनता है मिनिमम में, तो दोनों की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी यदि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाता है दोनों प्रॉब्लम का तो। ठीक, दूसरा क्या कहा, डेल्टा जो जे होंगे, कौन से, जो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल के डेल्टा होंगे उनके साइन चेंज कर देना, तो वो दूसरी प्रॉब्लम के वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, लास्ट सिंप्लेक्स टेबल के अंदर कैसे करेंगे भी प्रॉब्लम बताएंगे। उसके बाद में यहाँ क्या लिखा थर्ड में, अगर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अनबाउंडेड आता है, मान लीजिए प्राइमल का आया, तो दूसरी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो जाएगा वो या तो अनबाउंडेड जाएगा या निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये तीन बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। ये तब काम आएंगी जब हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और दूसरी का आंसर बताएंगे उसको देखकर, तो ये तब काम आएंगे। तो अभी इनका कोई रोल नहीं है, फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन है छोटा सा ये रहा। देखो क्या लिखा, राइट द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का ड्यूल लिखिए पहले, और बाद में जो लिखा है ना एंड हैंड सोल्व इट, और फिर से सोल्व करना है। तो मेन समस्या हमारे सामने पहले है ड्यूल बनाने की, तो मैं इसे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन। देखिए मैंने बताया तुम्हें, जब ड्यूल बनाते हैं तो पहले प्रॉब्लम तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ड्यूल बनाने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी गई है वो मैक्सिमम में है मान लीजिए ये, तो सारे कंस्टेंट लेस देन में होने चाहिए। देखो पहला कंस्टेंट लेस देन में है, दूसरा भी लेस देन में है, तीसरा भी लेस देन में है, चौथा भी लेस देन में है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम अपने आप ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। जरा एक बार मैं इसे सही से सजा देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी, पहला कंस्टेंट क्या है देखो, x1 लेस देन 4 है। दूसरा कंस्टेंट कितना है, x1 प्लस x2 लेस देन 5 है। तीसरा कंस्टेंट कितना है, माइनस के x2 लेस देन कितना है, माइनस के 1 है। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक दो दो एक रह गया बीच में, एक रह गया भैया, एक और लिख देता हूं मैं, ये यहां सही से हटा दूं, एक मिनट के लिए इसे पूरे को हटा देता हूं मैं, एक मिनट, ये हट नहीं रहा, ये हट गया। देखो पहला कंस्टेंट देखो क्या लिखा हुआ, x1 लेस देन 4, दूसरा क्या लिखा हुआ x2 लेस देन 6, तीसरा क्या लिखा हुआ x1 प्लस x2 लेस देन 5, और चौथा है माइनस के x2 लेस देन -1। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार याद करो सारी बातें, प्राइमल के अंदर जितने कंस्टेंट होंगे तो ड्यूल में उतने ही वेरिएबल बनेंगे। प्राइमल में जितने वेरिएबल होंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही उसके अंदर कंस्टेंट जाएंगे, बताया था तुम्हें मैंने। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं ड्यूल बना रहा हूं इसका, ये तो थी प्राइमल जो हमें दे रखी है, अब हम बना रहे हैं ड्यूल। ड्यूल याद करो कैसा बनता था, ये मैक्सिमम में है तो ड्यूल बनता है मिनिमम में, मिनिमम जेड डी। जो इसमें सी होते हैं वो यहाँ से बी से मिलते हैं, ये सारे बी, तो 4y1 प्लस के 6y2 प्लस के 5y3 और माइनस के y4। देखो चार बी हैं, b1 b2 b3 b4, यह कह दीजिए चार कंस्टेंट हैं, तो चार वेरिएबल लिए यहाँ पर। अब बनाएंगे हम यहाँ पर कंस्टेंट, देखो सब्जेक्ट टू लिखेंगे, ध्यान दो, पहला कॉलम चेक करो, 1 इसमें 0, इसमें 1 इसमें 0, x1 के कोफिशिएंट देखने, पहला कॉलम x1 देगा, दूसरा कॉलम x2 देगा, तो 1 0 1 0, तो ये लिखेंगे रो में 1, तो y1 लिख दो साथ में, 0 तो y2 लिख दो, फिर क्या है 1, तो यहाँ जाएगा 1 y3, फिर y4 में देखो यहाँ पे x1 है नहीं तो यहाँ पर जाएगा 0 y4, तो ये हमारा पहला कंस्टेंट तैयार हो गया। अब दूसरा लिखना, तो सेकंड जो कॉलम आएगा x2 वाला उसको भी रो में लिखना तुम्हें, तो पहला कॉलम है 0 1, तो 0 y1 डाल दो, फिर प्लस यहाँ पर कितना है 1, तो 1 y2 डाल दो, फिर यहाँ पर 1 है, फिर 1 y3 डाल दीजिए, और फिर माइनस के 1 है, और यहाँ y4। तो पहला कॉलम पहली रो में लिख देना है, सेकंड कॉलम सेकंड रो में लिख देना। ठीक, अब यहाँ देखो सारे लेस देन है तो इसमें आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू।
अब यहाँ क्या आएंगे, सी की जगह बी होते हैं, बी की जगह सी जाते हैं, तो अब जो सी है ये वाले 3 और -2 वो यहाँ आएंगे, 3 और -2, बस जी ये बन गया ड्यूल। चेक कर लीजिए एक बार, लेकिन वेरिएबल बढ़ गए, देखो 4 हो गए ये रहे, लेकिन कंस्ट्रेंट केवल 2 हैं। तो अब इस ड्यूल प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम, इधर लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम। देखिए एक बात ध्यान रखना, मेरी राइटिंग बड़ी पुअर है लेकिन भावनाएं सही हैं बिल्कुल, तो समझने की कोशिश करना। जब मैं बोलता तो हुई जैसे सॉल्यूशन लिखा तो सॉल्यूशन बोल रहा हूं ना, तो अपने आप स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे देखो जैसे कि स्टैंडर्ड, हाँ ड्यूल को सोल्व करेंगे। अब सोचो सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे हम, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। वैसे तो ग्राफिकल भी होता है, लेकिन ग्राफिकल 2 वेरिएबल लगता है। अब यहाँ वेरिएबल कितने हो गए, 4 हो गए, तो हमें यहाँ पे कौन सा लगाना है, सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड कहता है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। अब देखो ड्यूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म अलग होती है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है। वो क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम में करो, तो वो तुम्हें करना आता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम में लाएंगे कैसे, मैक्सिमम यहाँ लिखेंगे जेड डी डैश, डैश लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैक्सिमम में चेंज करने के लिए माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस के 4y1 माइनस के 6y2 और माइनस के आ जाएगा 5y3 और प्लस के हो जाएगा y4। ये बन गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन लिख देना जेड डी डैश का मतलब है माइनस के जेड डी, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई करी होगी तुमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब आ जाओ कंस्टेंट के अंदर। जो पहला कंस्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये कंस्टेंट जो ये हमेशा इक्वेशन में लाना। पहले राइट हैंड साइड से ही कर लो, ये 3 है और ये राइट हैंड साइड कितनी है, -2 है, तो इसे पॉजिटिव बनाओ। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बनाते हैं, ठीक। तो पहले वाला है हमारा, ये साथ साथ में सही कर लो, चलो लिख देता हूँ एक बार। तो y1 है प्लस के 0 लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत है नहीं। फिर y3 है माइनस के प्लस के 0 y4 है और ग्रेटर इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे देखो 0 y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ पर y3 है, माइनस के y4 है और ग्रेटर इक्वल टू -2 है। अब एक मिनट, एक काम तो कर लेते साथ साथ में, कुछ तो कराई ना हमने इसमें, याद करो। हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड को नॉन नेगेटिव, तो यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड -2 है, तो मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ तो हो जाएगा, ये तो 0 है ही, ये हो जाएगा माइनस के y2, माइनस के y2 ये रहा, माइनस के y3 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा y4। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि तुम्हें पता है माइनस की मल्टीप्लाई करते ही इंक्लूडिव बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंड y1 y2 y3 y4 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोचो क्या ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई सिंप्लेक्स मेथड के अनुसार, नहीं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैक्सिमम चेंज हो गई, राइट हैंड साइड भी नॉन नेगेटिव हो गई, लेकिन इन्हें इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब इक्वेशन बनाने के लिए स्लैश सरप्लस का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्लैश सरप्लस का यूज कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, यही लिख देता हूँ सामने इसके यहाँ। चलो बताओ इस वाले में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो तुम्हें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ y1, अब मैं इसे लिख रहा, कोई जरूरत नहीं है मुझे, y3, और देखो यहाँ पे इसे भी लिख रहा मैं। समझो जब ये बड़ा होता है तो तुम्हें पता होगा माइनस करना पड़ता है, तो मान लीजिए माइनस करा हमने s1 और इक्वल टू कितना हो गया 3, तो इसे बोलेंगे यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल। जब इक्वल करने के लिए घटाते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो समझ जाने उसे बोलते हैं स्लैक सरप्लस वेरिएबल, और ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ रहा माइनस के y2, माइनस के y3 अब प्लस के y4। अब यहाँ देखो ये साइड लेस देन है तो तुम्हें इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड कर दिया हमने s2 और यहाँ इक्वल टू कितना आ गया 2। अब एंड लिख देते हैं y1 y2 y3 y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो अब सारी बातें आ गई हैं, इसमें नहीं आ गई, या तो यहाँ लिखा हुआ था ये रहा, वहां के लिखो। सोचो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो गई, सारे कांस्टेंट इक्वेशन में आ गया, राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव हो गई, ये रही। एक बार और लिख लूं दोबारा से, तो ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म बनी वो ये बनी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम जेड डी डैश इक्वल टू आ गया माइनस के 4y1 माइनस के 6y2 माइनस के 5y3 और प्लस के y4। और कंस्टेंट क्या क्या बन के आए, देखिए पहला कंस्टेंट ये बना y1 प्लस y3 माइनस के s1 इक्वल टू 3। दूसरा कंस्टेंट ये बना माइनस y2 माइनस के y3 प्लस के y4 प्लस के s2 इक्वल टू 2। बस जी
देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, सारे गुण चेक करो इसके, y3 y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करो। क्या कहा गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए नहीं बनानी आती तो ध्यान रखना, उस वाले चैप्टर पहुंच जाना स्टैंडर्ड फॉर्म वाले में, वहां सिखा रखी है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है। तो क्या करना है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो गई, राइट हैंड साइड देखो नॉन नेगेटिव हो गई, सारी कांस्टेंट इक्वेशन में हो गए हैं, वेरिएबल भी ठीक है, तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से हम सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं। अब सिंप्लेक्स मेथड तुम्हें लगाना आता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, फिर भी एक बार और कह देता हूँ। देखिए सिंप्लेक्स मेथड कहता है एक टेबल बनाइए, बना लीजिए टेबल, लेकिन एक बार तो देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भी या नहीं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हुआ तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ने पड़ जाएंगे। चलो देखो, कोई पूछ रहा वाई वाले कॉलम बताओ, वाई वाले कॉलम में 1 0, इसमें वाई नहीं है ना, तो वाई 1 का हो जाएगा 1 0, तो पहला कॉलम तो वाई 1 दे देगा, दूसरा कॉलम कौन देगा, वाई 2 का बैठेगा 0 -1, तो ये तो कॉलम नहीं है आइडेंटिटी का, वाई 3 भी देने का, S1 भी देने का, वाई 4 दे देगा, वाई 4 देगा 0 1, S2 भी दे देगा 0 1, तो यहाँ कुल मिलाकर हमें आइडेंटिटी कॉलम मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं जोड़ना। आर्टिफिशियल वेरिएबल तभी जोड़े जाते हैं जब प्रॉब्लम के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं होता, उसे लाने के लिए आर्टिफिशियल जोड़े जाते हैं। ध्यान दो, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तुम्हें याद होगा ये पूरी प्रॉब्लम y में हो गई है, तो मैं y भी लिख रहा हूँ, वैसे तो यहाँ x भी लिखा जाता है। अब वेरिएबल चेक करो कौन कौन से हैं, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, एक S1 आ गया है, एक S2 आ गया है, ये रे। तो ये हमने टेबल जितने वेरिएबल थे सारे लिख दिए। चलो जी, अब y1 में कॉलम चेक करो, 1 और -1, तो यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया, y नहीं 0 आ गया है, तो यहाँ आ गया 0, क्योंकि y1 तो इसमें है ही नहीं ना सेकंड वाले में। y2 चेक करो, y2 का है 0 और नीचे है -1, y3 का चेक करो 1 -1, ये रहा 1 -1, y4 कितना है 0 ऊपर और नीचे 1 है, S1 चेक करो -1 0, S2 चेक करो 0 1, ये रहा। सीजे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आते हैं, कितने हैं -4 है, -6 है, -5 है, y4 के कितने हैं 1 है, और जो इसमें नहीं होते उन सबके क्या होंगे 0 0। तो S1 S2 अपने पास से लिख लीजिए, वही 0 S1 प्लस 0 S2 ऐसे कर लीजिए तो आ जाएंगे। y भी का मतलब होता है राइट हैंड साइड 3 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 2, ये होगी राइट हैंड साइड। ये टेबल हमने इसको लेकर कंप्लीट कर ली। अब बताना है तुम्हें बेसिक वेरिएबल कौन से हुए। बेसिक वेरिएबल होते हैं जो आइडेंटिटी का कॉलम बनाते हैं। देखो पहला कॉलम y1 0 ने बना रखा, y1 ने बना रखा 1 0, तो मैं बेसिक वेरिएबल लेता हूँ y1, इससे ध्यान रखना बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा कॉलम देखो 2 ने बना रखा, दूसरा कॉलम एक तो बनाया है इसने y4 ने, और एक बनाया है S2 ने, क्योंकि 0 1 0 1, तो इसमें से किसी को भी ले लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी होगी। सपोज करिए तुमने y4 ले लिया, y4 ये बेसिक वेरिएबल वे होते हैं जो आइडेंटिटी का कॉलम बनाते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे आता है सीबी। सीबी का मतलब क्या है, जो तुमने बेसिक वेरिएबल लिए हैं उनके कोएफिशिएंट क्या है, सी क्या है, तो वो ऊपर लिखे होते हैं। जब y1 का ऊपर लिखा हुआ -4, y4 का क्या लिखा हुआ 1, यहाँ बना ली, बस बाकी काम वही करना जैसे तुम करते आए हो। मतलब ये क्वेश्चन सीधे सीधी बात है, सिंप्लेक्स मैथ सोल्व करने में जैसे भी तुम करो बस इनको। चलो जी अब बताओ, सिंप्लेक्स मेथड का कहता है जेड जे निकालो, क्या निकालना है जेड जे। बच्चों याद को जेड जे कैसे निकालते थे हम, जेड जे निकालने का तरीका क्या था, सीधे वाले कॉलम में वाई जे वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके इसमें करो, इसके इसमें -4 हो गए, इसके इसमें 0 हो जाएगा, तो -4 आ जाएंगे। यहाँ करो इस वाले कॉलम की इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पे 0 और यहाँ जाएगा -1, इस वाले कॉलम की इस वाले कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ जाएगा -1 -5 हो गया। फिर इस वाले कॉलम के इसमें, तो यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाएगा, इस वाले कॉलम के इसमें, तो यहाँ हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा ये 0, ये 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब एक बार डेल्टा जे निकालो, डेल्टा जे तुम्हें निकालने आते हैं, ऊपर जो सीजे लिखे होते हैं उसमें से जेड जे को माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस करा 0, इसमें से इसे माइनस करो तो -5 आ जाएंगे, इसमें से इसे माइनस करो 0, इसमें से इसे माइनस करो 0, इसमें से इसे माइनस करो -4, इसमें से इसे माइनस करो -1, सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। देखो पहली टेबल में ही एक बार में ही सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए। सिंप्लेक्स मेथड कहता है बस इस टेबल में जो सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट है,
इस टेबल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या आया, चेक करो। यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे कैसे हैं, लेस देन इक्वल टू 0 हैं, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लेकिन किसका निकाल रहे हो तुम, ड्यूल का, और ड्यूल का वो क्या है, देखो y1 की वैल्यू 3, y4 की वैल्यू यहाँ पे देखो, y4 की होगी 2, ये हो गई। अब जो इसमें नहीं होते वो सब 0 होते हैं, कौन नहीं है इसमें, s1 नहीं है वो 0, s2 नहीं है वो 0, y3 नहीं है, y2 नहीं है, वो सब 0 हो गए, यही है y3 भी 0 है। ठीक, कोई पूछ लेगा इस पर z कितना आया, z, तो देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो हमने सिंप्लेक्स मेथड लगाया है जेड डी डैश के लिए, तो इस टेबल से जेड डी डैश की वैल्यू निकलेगी, जेड डी डैश की, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है जेड डी डैश निकला कितना, मैक्सिमम जेड डी डैश, तो मैं तुम्हें बताया था इस वाले से मल्टीप्लाई करते थे इस वाले में, वो जेड बन जाता है, या जो तुमने सोल्यूशन निकाला है इसकी वैल्यू ऊपर यहाँ भर दो, इस वालों में यहाँ y1 की यहाँ, y2 की यहाँ, y3 की यहाँ, y4 की यहाँ, s1 की यहाँ, s2 की यहाँ भर दो, तो मैक्सिमम जेड डी डैश आ जाएगा। या टेबल से निकाल लिया करो, ये यहाँ पर टेबल से निकालोगे तो यहाँ बनेगा 12 और यहाँ बन जाएगा 2, तो माइनस के 12 हो गया प्लस के 2, माइनस के 12 और प्लस के 2, कुल मिलाकर माइनस के 10 आ गया, यही आ गया। ठीक, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो हमारी प्रॉब्लम में मैक्सिमम जी डैश नहीं था, अगर ड्यूल प्रॉब्लम को सही से देखा जाए तो ड्यूल प्रॉब्लम तो किस में थी, मिनिमम में थी। ठीक है, जेड डी ये वाली थी, ये तो हमने जानबूझ के जेड डी डैश क्यों बनाया, सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड की शर्त होती है कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए थे हम। अब यहाँ ध्यान देना बस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें जेड डी डैश की वैल्यू निकालनी है, जेड डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये रूल बताया था, तो जब तुमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा होगा तो तुमने क्या करा होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस के मल्टीप्लाई करी होगी और इसको तुमने जेड डैश मान लिया होगा, तो जेड डैश और माइनस जेड डी में ये संबंध है। तो हम यही काम कर रहे हैं, देखो हमने निकाला है जेड डैश और हमें चाहिए जेड डी, तो हम कहेंगे जो हमने ऊपर संकेत दिया था वो ये दिया था, देखिए जेड डी डैश, जेड डी डैश की जो वैल्यू थी वो बराबर थी माइनस के जेड डी के। ठीक है, अब जेड डी डैश की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 10 आई, तो ये बताइए जेड डी डैश कितना हो जाएगा, इसका मतलब जेड डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस के 10 हो जाएगी, लेकिन ये मिनिमम होगी, मिनिमम। याद करो ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही सिंप्लेक्स मेथड से जेड डी डैश की वैल्यू निकली, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी, असली जो प्रॉब्लम थी ड्यूल वाली, वो तो ये थी ना, इसमें तो मिनिमम था ना जेड डी, तो ये मिनिमम जेड डी की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई कितनी तुम्हारी, ये बैठ गई, मिनिमम जेड डी की वैल्यू 10 हो गई। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये अगर कोई पूछने लगा तुमने ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व करा, तो ड्यूल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम। देखो मिनिमम जेड डी की वैल्यू बैठ गई है 10, ये रही 10, y1 की वैल्यू बैठ गई है 3, y4 की वैल्यू बैठ गई है 2, बाकी सब 0 हैं, उन्हें लिखे ना लिखे, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इस सॉल्यूशन को देखकर जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताना, तो देखो वो लिखवाया था मैंने यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल का, बस इसे सही से समझ लेना। देखो ध्यान देना, मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन ड्यूल प्रॉब्लम का आया उसको देखकर तुम प्राइमल का सॉल्यूशन बता सकते हो, जबकि तुमने प्राइमल सोल्व भी नहीं करी है, तो सॉल्यूशन कैसे बताते हैं वो बताऊंगा। देखो देखो प्राइमल का जो ड्यूल था वो मैक्सिमम में था, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो ड्यूल बनी थी उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में थी। ऊपर चेक कर लो एक बार, लो मैं चेक कर देता हूँ। देखो जब हमने यहाँ पर प्राइमल लिया था तो प्राइमल मैक्सिमम में था और ड्यूल जब बनाया था मिनिमम में, तो हमने जो अभी तुम्हें एक नोट पॉइंट लिखवाए थे, कुछ 4 पॉइंट थे में, ये देखो ये लिखा हुआ कि मैक्सिमम जेड पे इक्वल टू होगा मिनिमम जेड डी के, ऊपर लिखा वाइस वर्सा, ये उल्टे भी सही है, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हारी प्राइमल की मिनिमम में है तो ड्यूल बनेगा मैक्सिमम में, तो भी ये वैल्यू सेम आएंगे, ये कहना चाह रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाली प्रॉब्लम में जो तुमने अभी ये प्रॉब्लम सोल्व करी ड्यूल वाली, ये सोल्व करी है,
ठीक, तो अब मैं कह रहा हूं कि जो ड्यूल में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी तो वो तो मिनिमम में थी, लेकिन जो प्राइमल में थी तो वो तो मैक्सिमम में थी ना, मैक्सिमम जेड पी। तो थ्योरम कहती है जितने तुम्हारे जिसकी जितनी वैल्यू जेड डी की है उतनी ही जेड पी की आएगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम जेड पी भी मिनिमम जेड डी के बराबर हुआ, और वो कितना था 10 था। तो इसका मतलब जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10 आ गई। अब उठती है बात वेरिएबल क्या होंगे। अब वेरिएबल देख लीजिए, जो तुमने ड्यूल प्रॉब्लम सोल्व करी है इसमें स्लैक सरप्लस वेरिएबल कौन से थे, एक S1 था और एक S2 था। ये थे स्लैक सरप्लस वेरिएबल। इनके डेल्टा चेक करो, इसका डेल्टा ये है S1 का, और S2 का डेल्टा -4 है। मैं लिख देता हूं जिसे तुम्हें ध्यान रहे। ये जैसे S1 है तो ये S1 का डेल्टा है, डेल्टा ऑफ S1 ये वाला, और ये डेल्टा है S2 का, डेल्टा ऑफ S2। सही है। तो हमने कहा था जो तुमने स्लैक सरप्लस डाले हैं उनके डेल्टा के साइन चेंज कर दो तो वे दूसरे वाली प्रॉब्लम के, ये तो ड्यूल सोल्व करी तुमने, जो दूसरी कौन है प्राइमल, तो प्राइमल के वेरिएबल की वैल्यू होती है वो। प्राइमल में केवल दो ही तो वेरिएबल थे, चेक करो ना, प्राइमल में केवल दो ही वेरिएबल थे। ये रे, कहां गई प्राइमल, ये रे, प्राइमल में x1 x2 थे। तो अब हम बता रहे हैं इनकी वैल्यू निकलती कैसे है। जो स्लैक सरप्लस तुमने डाले हैं ड्यूल को सोल्व करते हुए, और जो लास्ट टेल बनी होगी उसमें जो डेल्टा आए हैं इनके साइन चेंज कर दीजिए। तो यदि मैं इसका साइन चेंज कर दूं, -4 आया तो ऐसा +4 बना दो तो ये x1 हुआ, इसको चेंज कर दो तो ये +1 हो जाएगा, तो ये x2 की वैल्यू जाएगी। तो इस तरह से प्राइमल का सोल्यूशन बता सकते हैं। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो प्राइमल में x1 वेरिएबल था और जो ड्यूल में तुमने स्लैक डाला है या सरप्लस डाला है उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो डेल्टा S1 डाला दिखा था मेरे ख्याल से, डेल्टा S1 उसका साइन चेंज कर दो। तो वो था मेरे ख्याल से, ऊपर देखो कितना था, ये रहा, ये था -4, तो इसे +4 बना दो। तो यहाँ -4 लिख दिया मैंने, ये रहा -4, कुल मिला के 4 आ गया। तो ये x1 की वैल्यू आ गई। और तुम्हें यदि x2 की वैल्यू निकालनी है तो जो दूसरा स्लैक है सरप्लस था उसका डेल्टा देखो, तो दूसरा डेल्टा स्लैक था ये S2 वाला, इसका डेल्टा था ये वाला, तो इसका साइन चेंज कर दो। ये -1 है तो इसे +1 बना दो, ये रहा। तो यहाँ पर करेंगे माइनस के डेल्टा S2, कुल मिला के आ जाएगा कितना था वो -1, तो ये +1 आ गया। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो बताऊं क्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए तुमने पहला जो सेलेक्ट वेरिएबल था S1 था उसका डेल्टा का साइन चेंज कर दिया, तो ठीक है, और तुमने कहा ये x1 की वैल्यू है, लेकिन हो जाता है कभी कभी ये x2 की वैल्यू हो। वो क्यों हो जाते हैं, वो हो सकता है तुमने स्लैक और सरप्लस आगे पीछे लिख दिया हो, बदल दिया हो, तो इसलिए इनके आंसर ये चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है x1 की वैल्यू +1 रही हो और x2 की वैल्यू +4 रही हो। तो इसका पता कैसे चलेगा, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखनी चाहिए शुरू में जो क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे देखो शुरू में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी गई थी, ये मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू 3x1 - 2x2, इसमें भरो x1 x2 की वैल्यू। इसे चेक करने के लिए भी x1 कौन सा, ये वाला है या ये वाला x1 है। तो देखियो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन थी उसे चेक करना तुम्हें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी मैक्सिमम जेड इक्वल टू था 3x1 - 2x2, ठीक है। इसमें x1 की वैल्यू तुमने 4 लिया है तो यहाँ 4 रख के देखो, तो 3 × 4 और -2 × x2 की वैल्यू तुमने 1 लिया है, सोल्व करियो। 12 तो यहाँ आ गया, -2 कितना आ गया, 10 आ गया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो 10 थी। इसका मतलब तुमने x1 ये वाला जो लिया है सही लिया है, x2 भी सही लिया है। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना पड़ता, पहले किसी एक प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद फिर जो उसके अंदर तुमने स्लैक सरप्लस डाले हैं उनके डेल्टा के साइन चेंज कर देना, तो वो दूसरी प्रॉब्लम के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों की सेम होती है। ठीक, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अभी हम और वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे तो हमें और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं अगला क्वेश्चन करूंगा अगली वीडियो में, तो तब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसे करके देखना। थैंक यू।